कक्षा 9 की एक बच्ची ने एक प्रश्न भेजा है। वह अपनी कक्षा के कई लड़कों के प्रति पिछले 1 वर्ष में प्रेम में पड़ चुकी है। हर बार उसने पाया कि उसका प्रेम महज एक आकर्षण था। हर बार वह बड़े उत्साह और सुहावनी उम्मीदें लिए प्रेम में पड़ी, लेकिन जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसका सारा उत्साह ठंडा ही नहीं पड़ा, बल्कि वह संबंध जो पहले बहुत मीठा लगा वह ही बेहद कड़वा सिद्ध हुआ। इन कड़वे मीठे संबंधों के पश्चात उसका प्रश्न है कि कैसे पता चले उसे कि जिस संबंध में वह पड़ रही है वह प्रेम है, न कि आकर्षण। यह हिंदी अनुवाद है अंग्रेजी में पूछे गए एक प्रश्न का। यह प्रश्न नाजुक है और इस प्रश्न का कोई भी सुनिश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। यह हर व्यक्ति की मनोदशा, हर व्यक्ति के लिए इस प्रश्न का अलग उत्तर होगा और हर परिस्थिति के लिए अलग उत्तर होगा, हर समय के लिए अलग उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर जो भी उत्तर साथ साथ चलते हुए इस बच्ची के साथ हम लोग अन्वेषण कर सकते हैं, खोज सकते हैं, उस पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहली तो बात, प्रेम को हम लोग एक तरफ सरका दें। सबसे पहले आकर्षण शब्द को लें। आकर्षण शब्द से क्या अभिप्राय है? हम एक फूल के प्रति आकर्षित होते हैं, हम एक बहती नदी के प्रति आकर्षित होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी बनावट होती है, जिस तरीके से हमारी मन स्थिति होती है, उसके सापेक्ष हम फूल से या नदी से आकर्षित होते हैं। हमारी मन स्थिति अगर कुछ दूसरी है तो बगल में फूल खिला हुआ रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा। हम अगर किसी नदी को बार बार रोज रोज देखते रहे हैं तो धीरे धीरे हम उसके प्रति उपेक्षापूर्ण हो जाएंगे और वह बहती रहेगी, हमें उसका पता नहीं चलेगा। इसलिए जो आकर्षण है वह एक सापेक्ष रूप में घटी हुई घटना है और उसी तरीके से सुंदर है जिस तरीके से एक खिला हुआ फूल अपने आसपास तितली, भंवरों को आकर्षित करता है। एक टीनएजर लड़की, स्वाभाविक है कि वह अपने सामने टीनएजर लड़कों से आकर्षित हो। उसकी पूरे शरीर की संरचना, उसके जो उग रहे मनोभाव हैं, वो सहज ही एक लड़के के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। समस्या वहाँ नहीं है। समस्या है जब हम किसी खिले हुए फूल पर अधिकार जमाना चाहते हैं। हम एक फूल को देखते हैं, फूल से आकर्षित होते हैं, उसकी पंखुड़ियों की जो कोमलता है, उसका जो चिकनापन है, उसको देखते हैं। उसका एक साथ जो उस खाली जगह में खिलावट निकल करके आई है जो कल तक नहीं थी, उस सौंदर्य को देखते हैं, उसकी गंध को महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उसकी जीवंतता को महसूस करते हैं। और इस सब महसूस करने में कहीं से भी कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। अस्वाभाविक घटना क्षण भर बाद शुरू होती है, जब हम यह कहते हैं कि यह फूल मेरी क्यारी में होना चाहिए या यह फूल मेरे बिस्तर के बगल लगे हुए फूलदान में होना चाहिए। वहां से समस्या शुरू होती है। वहां से सबसे पहली बात जो होती है, हम फूल को देखना बंद कर देते हैं। फूल से जो हमारा सहज संवाद हो रहा होता है, जो सहज संबंध घट रहा होता है, वह वहां पर बंद हो जाता है, उस पर वहां पे विराम लग जाता है और सारी योजना
उस फूल के ऊपर अपनी अधिकार को घोषित करने की होती है। वह जो एक प्रकृति की जो नैसर्गिक घटना है, उस नैसर्गिक घटना पर एक आरोपित एक कृत्रिम चीज आरोहण करना शुरू कर देती है। वह है कि यह फूल मेरे जेब में लगना चाहिए, यह फूल मेरे ड्राइंग रूम में सजना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब एक टीन एजर बच्ची को एक उसके सहपाठी टीन एजर बच्चे से आकर्षण होता है, वहां तक बिल्कुल स्वाभाविक बात है। वह न हो तो कुछ गड़बड़ी है, तो कुछ विकृति है, वहां तक कुछ भी असहज नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब वहां पे मैं खड़ा होता है कि यह जो मेरा सहपाठी है, यह मेरा होना चाहिए, यह मेरे अनुकूल होना चाहिए, या मैं अब इसकी हुई। वहां से समस्या शुरू होती है। फिर जैसे ही वह सहमति देगा कि हाँ मैं अब तुम्हारे साथ में हूं, वैसे ही वह जो मैं है जिसकी संपत्ति दूसरा व्यक्ति बन गया है, यानी जीवंतता खो करके वह जो अभी तक एक जीवंत सहज नैसर्गिक संवाद घट रहा था, वहां वह जीवंतता खत्म होकर के एक अधिकारिता का, एक परिग्रह का, एक पकड़ लेने का कृत्रिम भाव, कब्जा जमाने का कृत्रिम भाव पैदा हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हम आप साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं। यह ऐसा है या नहीं है कि समस्या तब खड़ी होती है जब कब्जा जमा लेने का भाव पैदा हो जाता है कि अब तुम मेरे हुए, अब तुम्हारे ऊपर किसी और का हक नहीं है, और या मैं तुम्हारा हुआ, मेरे ऊपर अब किसी और का हक नहीं है। इस तरह की जो कब्जा जमा लेने वाली प्रवृत्ति है, यह उस जीवंत सहजता को नष्ट कर देती है। उस जो स्वाभाविक खिलावट है हमारे जीवन की, उसको नष्ट कर देती है। फिर आप वह जो मैं है, वह चीजों को जो नहीं है उसको भी ला करके दिखाएगा, उसमें अतिशयोक्ति जोड़ेगा। फिर वह जितनी जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा आपका ख्याल रखेगा। जहां पे आपका ख्याल नहीं भी रखने की जरूरत है, वहां पर भी वह दिखावा करेगा कि आपका हम ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपसे मैं प्रेम करता हूं या मैं आपसे प्रेम करती हूं। फिर सुबह से उठने से लेकर के रात्रि के सोने तक लगातार बातचीत होगी, चैटिंग होगी, एक दूसरे को फुसलाया जाएगा, एक दूसरे को लुभाया जाएगा। वह सब कुछ चलता रहेगा जिसकी कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। वह सिर्फ वह जो अधिकारिता का भाव है, उस अधिकारिता के भाव के कारण वह अब मेरी वस्तु हो गई है, इसलिए उसको सजाने संवारने का, उसका ख्याल रखने का मेरे अंदर एक भाव पैदा होता चला जाता है। यहीं से फिर समस्या और भी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जीवन व्यापक है, व्यक्ति वस्तु नहीं है, फूल वस्तु नहीं है। फूल पर जैसे ही आप कब्जा जमाते हैं, फूल निर्जीव हो जाता है। फूल को आप तोड़ करके जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में ले आएंगे, वह तोड़ने में ही मुरझाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका संबंध सूर्य से टूट जाएगा, उसका संबंध आकाश से टूट जाएगा, उसका संबंध उन जड़ों से टूट जाएगा जहां से वह खिलावट का रस पाता था। तो जैसे ही कब्जा जमाने का भाव हो गया, उसका संबंध सकल अस्तित्व से टूट गया। फिर वह जीवित चीज नहीं रहा, वह फिर वस्तु हो गया। हम आप सिर्फ वस्तु पर अधिकार जमा सकते हैं, हम आप कभी भी जीवंत चीजों पर अपने अधिकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं।
हम आप कभी भी आकाश पे अधिकार की घोषणा नहीं कर सकते हैं। हम आप सूरज पे आकाश की घोषणा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जीवंत चीज़ें हैं जिन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता, और जो चीज़ें गुलाम बन रही हैं, जो चीज़ें आपके परिग्रह में आ रही हैं, निश्चित रूप से वे जीवन खो चुकी हैं। सिर्फ जीवन खो चुके लोग ही एक दूसरे पर अधिकारिता की घोषणा करते हैं। खैर, अब बात आती है कि यहाँ बहुत दुलार, बहुत प्रेम दिखाना, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, वे चीज़ें भी करना, वे चीज़ें भी दिखावा करना, क्योंकि फूल कभी किसी को दिखाने नहीं जाता है। वो जैसा है वैसा है, वह अपनी खिलावट में रहता है और वो किसी को दिखाने नहीं जाता। उसके सानिध्य में जो आता है उसके साथ उसका एक जीवंत संवाद होता है। लेकिन मैं के पास जब चीज़ें आती हैं तो वह दिखावा करता है। वह जो चीज़ वहाँ नहीं है उसका दिखावा करता है। वह इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें प्रस्तुत करता है जो कि वहाँ पर कभी होती ही नहीं, और जो कि यह सारी चीज़ें एक गहरा आधार बन जाती हैं संबंधों के विघटन का। अतिशयोक्ति में हुई चीज़ें ज़्यादा देर टिक नहीं सकती हैं, क्योंकि वे आयोजित हैं, वे सहज नहीं हैं। फूल का खिलना सहज है। किसी किशोर वय बच्चों का एक दूसरे से आकर्षित होना सहज है, लेकिन वह जो उनका ख्याल रखना है, वह उनके जो लल्लो चप्पो पैदा होती है, उसको बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह सब आयोजित है, वह सब प्रयास से आई है, वह सब इसलिए आई है क्योंकि वह आपकी संपत्ति बन गया या आप उसकी संपत्ति बन गए। इस वजह से वहां पर पैदा हुआ है। और जैसे ही उसका विघटन शुरू होगा, संबंध का भी विघटन शुरू हो जाएगा। एक दूसरे पे दोषारोपण शुरू हो जाएगा कि तुम पहले इतना प्रेम करते थे, मेरा इतना ख्याल रखते थे, आज तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो, आज तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। फिर द्वंद्व शुरू होंगे। फिर आप सोचेंगे यह आकर्षण नहीं था, सॉरी, यह प्रेम नहीं था, यह आकर्षण था, यह व्यक्ति सही नहीं था, यह कुछ किसी और व्यक्ति के पास जाएं। 100 तरीके के आपके अंदर ख्याल चलेंगे, द्वंद्व चलेगा और अंततोगत्वा बिछोह होगा, और उसी फिर मानसिकता के साथ हम दूसरे संबंध में पड़ेंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि इस दुष्चक्र को देखते हुए, जिसमें अनुचित हस्तक्षेप होता है जीवन की सहज धारा में, जीवन की सहज धारा है किसी भी चीज़ के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना, उसको देखना, उसको महसूस करना, उसमें जो यह मैं का हस्तक्षेप होता है कि यह चीज़ मेरी है, अब यह चीज़ मेरे अधिकार की है, यह चीज़ मेरे उपभोग की है, यानी व्यक्ति का चीज़ बन जाना, यह जो अनुचित मोड़ हम ले लेते हैं जीवन में, क्या यह यहीं पे रोक करके सबसे पहले हम जो यह सहज घटना घट रही है, इसको इसकी पूरी खिलावट में महसूस करें, इसके साथ रुके, ठहरे, देखें कि यह क्या है। यदि मैं एक किशोर वय लड़की हूं और एक दूसरे किशोर वय लड़के के साथ मेरा आकर्षण हो रहा है, तो उसके साथ मैं रुकूं, ठहरूं, और उस जल्दी ना करूं कि उस पर जल्दी से मैं कब्जा जमा लूं जिसके प्रति मेरा आकर्षण हो रहा है। वह तो फिर चूक जाना होगा इस सुंदर से एहसास के प्रति, और वह गलत दिशाओं में भी लेकर के जाएगा, जो कि मैं 5-6 संबंधों में अपने कर चुकी हूं। वह उस एहसास के साथ जब आप रुकते हैं, ठहरते हैं, तो एहसास फूल की तरह खिलता है, उसको पूरी जगह मिलती है पुष्पित होने की। और जैसे फूल खिलता है और धीरे 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 फूल मुरझा जाता है, फूल अपने यौवन पे आता है, धीरे 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 मुरझा जाता है, बिना आपके प्रयास के, बिना आपकी किसी कोशिश के। उस पूरी घटना का, उस पूरी नैसर्गिक घटना का आप हिस्सा होते हैं, आप स्वाद लेते हैं, लेकिन वह ऐसे ही मुरझा जाता है धीरे धीरे। जब आप उसके साथ बने रहते हैं, उस पर कब्जा नहीं करते हैं, उस पर अधिकार नहीं जमाते हैं, जैसे एक फूल खिल करके धीरे से मुरझा जाता है। वह अपने खिलते समय भी किसी तरह का द्वंद्व नहीं निर्मित करता और अपने मुरझाते समय भी किसी तरह का द्वंद्व निर्मित नहीं करता।
तो यह तो हुई नैसर्गिक घटना। अब आती है बात प्रेम की। प्रेम ऐसी चीज है जो किसी भी तरह से हमारे अधिकार की चीज नहीं है। प्रेम को समझना है, प्रेम को अगर हमें उसकी महिमा का सच में ही अपने जीवन में दर्शन करना है, तो सबसे पहले प्रेम क्या नहीं है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। प्रेम उपयोग नहीं है दूसरे का, कि हम कोई व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो गया है इसलिए हम उसके प्रति बहुत ही अपनत्व के भाव से भरते चले जा रहे हैं, चाहे वह उपयोगिता दैहिक हो, चाहे वह उपयोगिता मानसिक हो, चाहे वह उपयोगिता भावनात्मक हो। यदि कोई व्यक्ति मेरी जरूरत के लिए मेरे पास है, कोई व्यक्ति मेरी जरूरत को पूरा करता है इसलिए उससे मुझे बड़ा गहरा अपनत्व है, तो यह प्रेम नहीं है। यह सिर्फ एक सौदा है। शुभ है, कुछ इसमें गलत नहीं है, अच्छा है, बस यह प्रेम नहीं है, यह लेन देन है। दूसरी बात आती है, प्रेम का मुझे पता नहीं चल सकता है। प्रेम कोई बहुत सारे मेरे भावों की तरह एक भाव नहीं है। मेरे पास दुख का भाव है, मेरे पास निराशा का भाव है, मेरे पास सुख का भाव है, परीक्षाओं का मेरे अंदर एक भय है कि परीक्षाओं का क्या परिणाम आएगा, मेरे अंदर असुरक्षा है कि मेरा करियर कैसा होगा, मेरे अंदर अपने घर वाले लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए एक बहुत गहरा लगाव है। इस तरह के बहुत सारे मेरे अंदर भाव हैं। प्रेम किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है। प्रेम ऐसी चीज है जिस पर मैं कभी भी दावा नहीं प्रस्तुत कर सकती हूं। मैं अगर प्रेम में यह कह रही हूं कि मैं फला व्यक्ति से प्रेम करती हूं, तो इसका मतलब है कि मैं किसी ऐसी चीज को जो मेरे पास है उस चीज को खेल रही हूं, उस चीज को दे रही हूं, उस चीज को छेड़ रही हूं, उस चीज को उगा रही हूं। मैं अपने अंदर, मेरी जेब में जिस तरीके से पैसा है और मैं किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि वो मेरे जेब का धन है जिसे मैं किसी को दे सकता हूं। प्रेम ऐसी कोई जेब नहीं है जिसे लिया जा सके कि कोई मुझे प्रेम दे सकता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रेम की कोई मेरे पास पात्रता होती है कि मुझे यह एहसास हो कि मुझे प्रेम करना ही चाहिए लोगों को। लोग मुझे प्रेम नहीं करते हैं जबकि मैं तो अपने को पात्र ही समझती हूँ। ऐसा भी नहीं है प्रेम। न प्रेम दिया जा सकता है, न प्रेम लिया जा सकता है। प्रेम अव्यवहार्य है, वो व्यवहार में आता ही नहीं है। फिर प्रेम आखिर क्या है? जहां पे प्रेम कोई भाव नहीं है, प्रेम कोई विचार नहीं है जिसे सोचा जा सके। हम लोग सोचते हैं ना कि हम किसी के साथ की अपने अंदर कल्पना करते हैं कि उसके साथ मेरा जीवन कितना सुंदर होगा, बहुत मंसूबे पालते हैं, बहुत कामनाएं करते हैं। यह सब भी प्रेम नहीं है। प्रेम विचारों में नहीं आता, प्रेम धारणाओं में नहीं आता, प्रेम ख्यालों में नहीं आता, प्रेम उम्मीदों में नहीं आता, प्रेम इन सब में नहीं आता। प्रेम कोई भी विषय जो हो सकता है वह प्रेम नहीं है। प्रेम अव्यय है। प्रेम को आप खर्च नहीं कर सकते कि आप दूसरे को दे करके अपने अंदर की चीज को खर्च कर रहे हैं और फिर दूसरे से वापस वह भी आपको दे रहा है। प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम वहां सहज ही बिना बताए चुपचाप घटित होता है, जहां पर इस पूरी प्रेम के न होने की संरचना को ठीक ठीक समझ करके उसको उसकी जगह दे दी जाती है।
जहाँ पर स्वार्थ को समझ लिया जाता है, जहाँ पे भय को समझ लिया जाता है। मैं अकेला हूँ और किसी को अपने जीवन में ले आता हूँ जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाता है, और उससे वह चूंकि मेरा अकेलापन दूर करता है इसलिए मैं उसके प्रति बहुत गहरे लगाव में पड़ता चला जाता हूँ और उसे मैं प्रेम नाम देता हूँ। यह प्रेम नहीं है। प्रेम का जन्म भय से नहीं हो सकता है। प्रेम का जन्म स्वार्थ से नहीं हो सकता है। स्वार्थपरता से प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है। प्रेम जो है मैं की गतिविधि नहीं है कि मैं उसे दे सकता हूँ, ले सकता हूँ। प्रेम यह सब कुछ नहीं है। जब इन सारी चीज़ों को इनकी सीमाओं में हम समझ लेते हैं, इन सारी भावनाओं को, विचारों को इनकी सीमाओं में इनको सीमित कर दिया जाता है, अच्छी तरह देख लिया जाता है, तो वो वहाँ पर जो जीवन होता है वह संभवतः प्रेम का जीवन हो सकता है। वहाँ पे शायद कोई दावा नहीं कर सकता, यह भी कोई अटल पात्रता नहीं है। प्रेम चाहे तो वर्ण करे, अब प्रेम चाहे तो न करे, वहाँ पे प्रेम पाया जा सकता है। तो हम लोगों ने दो चीज़ें समझी, आकर्षण और प्रेम। जब ठीक ठीक आकर्षण को उसकी अपनी जगह मिल जाती है, ठीक ठीक आकर्षण को उसका स्थान मिल जाता है, तो आकर्षण कोई समस्या नहीं रहती है। जब आकर्षण में स्वार्थपरता नहीं प्रवेश करती है तो फिर आकर्षण खिल करके अपने आप मुरझा जाता है। इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है, फिर साथ का क्या मतलब है? हम लोगों ने प्रेम को साथ के संदर्भ में हमेशा परिभाषित किया है कि दो व्यक्ति जब साथ में होते हैं तो उनके बीच के साथ की जो सर्वोत्तम घटना होती है वह प्रेम है। और यहां पे बात चल रही है कि प्रेम में कोई साथ नहीं होता है, तो फिर साथ का क्या मतलब है? तब तो हर व्यक्ति अकेला अकेला हो जाएगा। फिर तो प्रेम का अर्थ है टूट टूट करके रहना। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि जो झूठ है, जो असत्य है, जो कि हमारे स्वार्थ के द्वारा निर्मित है, उन सारी चीजों के आधार को सीमित कर देना, उन सारी चीजों के आधार को खत्म कर देना और प्रेम को बिल्कुल भी एक ऐसा घटित होने के लिए जो आयाम देना, जो आकाश देना, जिसमें कि प्रेम के ऊपर किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो सके, वहां पर प्रेम प्रस्फुटित होता हुआ पाया जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक फूल। जब आप फूल को अपने घर के अंदर लाने की मंशा से नहीं भरते हैं, जब उस पर हम कब्जा जमाने की भावना से नहीं भरते हैं, तो वहां पर फूल अपने परम सौरभ में प्रस्फुटित रहता है, अपने परम सौरभ में खिलता हुआ रहता है। जब हम उसी तरीके से जब हम अपने जीवन की स्वार्थपरता वाली गतिविधि को, जो हमारे अपने स्वार्थ के लिए या अपनी इच्छा के लिए, अपनी आकांक्षा के लिए जो गतिविधि की जाती है, उसकी सीमा को देख लेते हैं, तो वहाँ पर प्रेम अपने आप शायद प्रस्फुटित हो सकता है, पाया जाता है। इसका अर्थ है कि हम अपने संबंध में यह स्पष्ट रूप से देखेंगे कि हमारा संबंध किसी भी व्यक्ति से क्यों है, और उस संबंध को हम प्रेम का नाम नहीं देंगे। दो व्यक्ति साथ साथ चलेंगे, लेकिन दो व्यक्ति अपने साथ की सीमा को उसकी सीमा तक ही रोक करके रखेंगे। उसमें अनुचित आग्रह नहीं करेंगे कि यह हमारा आपका जो संबंध है यह प्रेम संबंध है, मैंने आपको दिया है और आपने मुझे दिया है। इस लेन देन के व्यवहार को प्रेम नाम कभी भी नहीं दिया जाएगा।
इसमें कभी भी यह नहीं कहा जाएगा कि मैंने तो तुम्हें इतना प्रेम किया है और तुमने मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया है। पहले तुम इतना प्रेम करते थे, अब तुम बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रेम आप जानते हैं कि लेन देन की वस्तु नहीं है। प्रेम वस्तु ही नहीं है। जो इसका लेन देन हो सकता है वो वस्तु का ही लेन देन हो सकता है। तो व्यापार जो हमारे मन का व्यापार है, हमारे शरीर का व्यापार है, उसकी अपनी सीमा होगी, उसकी अपनी जगह होगी, और उस जगह से इतर हम कोई भी दावा नहीं करेंगे कि हमारे संबंध में प्रेम है। और जहां पे दावा नहीं होता है, जहां पे आग्रह नहीं होता है, वहां पे आप प्रेम का फूल सहज ही प्रस्फुटित होता चला जाता है।